नमस्कार, अमर उजाला के इस खास शो खबरों के खिलाड़ी में आप सबका एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत है। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा खबरें सुर्खियों में रहीं और ज़्यादातर खबरें निकल कर आईं कर्नाटक की ज़मीन से। कहीं कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उसमें बजरंग दल का जिक्र हो गया, बीजेपी ने उस पर बड़ा इशू बना दिया और अब तो कुछ लोग जो चुनाव विश्लेषक हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है, बीजेपी के हाथ में एक बहुत आसान सा मुद्दा दे दिया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आज इस हफ्ते में शरद पवार का पूरा घटनाक्रम रहा, इसके अलावा मणिपुर की घटना रही, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अधिक सुर्खियां किसी ने बटोरी हैं, सबसे अधिक नेताओं के दौरे जहां लगे तो वो कर्नाटक की ज़मीन थी। तो आज खबरों के खिलाड़ी की शुरुआत हम कर्नाटक से ही करते हैं और इसलिए भी करते हैं कि एक नया बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है बीजेपी पर कांग्रेस के नेताओं ने। सुबह सुबह रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कह दिया कि खड़गे साहब और उनके पूरे परिवार को मारने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कर रहे हैं। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी सार्वजनिक किया है। इसके बाद एक बार फिर मामला गर्म आ गया है कि क्या इस हद तक राजनीति का स्तर गिर गया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। आज सबसे नई मेहमान शुभरास्ता हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं। शुभरास्ता, स्वागत है आपका। विश्लेषक हैं, आप टीवी डिबेट्स में सुनते रहते हैं, इनकी वाणी को इनको देखते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शुभरास्ता आपका। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूर्णिमा जी, आप हमारे साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं, आपकी बेबाक राय से दर्शकों को काफ़ी लाभ भी होता है। भाऊ हैं अशोक वानखेड़े साहब, आपका स्वागत है भाऊ। और परिचय की ज़रूरत नहीं है, मतलब कौन दिया दिखाए सूरज को सोशल मीडिया पे इतने वायरल रहते हैं। शिवम त्यागी, टीवी के जाने माने चेहरे और हर डिबेट में अपनी बात मनवाने वाले कुछ अच्छे प्रवक्ताओं में से एक। थैंक यू सर शिवम जुड़ने के लिए। और डॉक्टर प्रवीण तिवारी हम सबके साथी, थैंक यू प्रवीण जुड़ने के लिए। लेकिन शुभरास्ता, मेरा पहला सवाल आपसे, 2 दिन बचे हैं महज, चुनाव जो है कैंपेनिंग ख़त्म होने आ गई है, क्या लग रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है और है तो क्यों है? मुझे लगता है कि कर्नाटक चुनाव को अगर हम देखें तो शुरू में जो भी आकलन किया जा रहा था उसमें कांग्रेस आगे चल रही थी। हम सब जानते हैं, ये ओपिनियन पोल के आधार पर भी कह सकते हैं, जो भी ग्राउंड पे काम कर रहे थे वो सब कह रहे थे कांग्रेस आगे चल रही है। वो खड़गे जी का बयान आता है, फिर उसके बाद उनके बेटे का बयान आता है और उसके बाद का जो घटनाक्रम होता है, मैनिफेस्टो में जिस तरीके की बात की जाती है, ये सब कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में तो गया और इसकी वजह से एक जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री वाला जो एंगल था, जो कि काफ़ी लंबा गैप चल रहा था, वो क्लोज होते होते अब ये इलेक्शन काफ़ी क्लोज हो गया है। तो आज जो ये घटनाक्रम हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही गई है ये बात कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे जानलेवा हमला होने की बात है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पार्ट ऑफ इलेक्टोरल ड्रामा है जो हर इलेक्शन के पहले होता है और इलेक्शन के 2 दिनों के बाद ये सारी चीज़ें नेपथ्य में चली जाती हैं। वो फाइल, नाड़ा बंद हो जाता है उस फाइल को और फिर वो नाड़ा खुलेगा नहीं अगले इलेक्शन तक। तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन काफ़ी क्लोज इलेक्शन है और बीजेपी तो है इसमें, इसलिए क्योंकि सरकार बीजेपी की है वहाँ पर। उसके अलावा जिस तरीके से गिनवाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि हमने ट्रेन के लिए इतना कर दिया और अलग अलग सेंट्रल स्कीम्स को लेकर के जो एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि मोदी जी की सरकार रहते हुए कर्नाटक में इतना डेवलपमेंट का इनिशिएटिव हुआ, कहीं ना कहीं वो प्रभाव करता है। लेकिन उसके अलावा ये भी प्रभाव करता है जब कांग्रेस खड़ी हो जाती है कि लोकल लेवल पर आप देखिए सड़कें नहीं बनी हैं, या जो छोटे छोटे म्यूनिसिपल के मुद्दे हैं जो हालांकि बनने नहीं चाहिए स्टेट इलेक्शन के मुद्दे, लेकिन वो बनेंगे क्योंकि वो साउथ बेंगलुरु भी उसी का पार्ट है, मीडिया बेंगलुरु तक जाकर के ही कवर करने का प्रयास करती है। तो कुल मिलाकर माहौल वाइज ये काफ़ी क्लोज इलेक्शन है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। पूर्णिमा जी, मेरा सवाल आपसे है और मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, 4 बड़े सर्वे आए हैं, ओपिनियन पोल्स आए हैं, 2 बीजेपी के पक्ष में, 2 कांग्रेस के पक्ष में हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों की अपनी अपनी ताकतें हैं। आपके हिसाब से क्या कांग्रेस ने, ये सवाल मेरा बहुत लोडेड है, उससे क्लियर सवाल है, बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करके क्या कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया? क्या कांग्रेस ने जीती हुई बाजी को हारने का काम कर दिया है? देखिए, सेल्फ गोल उसको कहेंगे कि नहीं ये तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन एक मुद्दा तो जरूर कांग्रेस ने बीजेपी को थमा दिया है। और जहां चुनाव एक तरफा काफ़ी हद तक अभी 2-4 दिन पहले तक लग रहा था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के पहले तक, ये बजरंग दल वाला इशू अपने मैनिफेस्टो में डाल के कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा इशू बीजेपी के हाथ में दे दिया है जो कि टॉकिंग पॉइंट बन गया है। और उसका नुकसान कांग्रेस को ये हो रहा है कि सारे मुद्दों से डिबेट हटके अब उसके ऊपर सेंटर हो गई है और बीजेपी ने बड़ी चालाकी से बजरंग दल और बजरंग बली
क्योंकि दोनों में बजरंग कॉमन है, तो बजरंग दल और बजरंग बली को आमने सामने खड़ा करके उसको एक तरह से पूरी हिंदुओं की भावना को उसको एड्रेस करने की कोशिश की है कि बजरंग दल पे नेगेटिव कमेंट करके इन्होंने बजरंग बली का अपमान किया है। हालांकि बीइंग अ हिंदू, मैं भी हिंदू हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदू वाकई में बजरंग दल को बजरंग बली से इक्वेट करेंगे या उससे उसको कंपेयर करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन बीजेपी ने जो नैरेटिव गढ़ा है तो वो कांग्रेस थोड़ा उसकी वजह से बैकफुट प्राइम मिनिस्टर खुद लीड ले रहे हैं, बजरंग बली के नारे लग रहे हैं रैलियों में, बजरंग बली के कहा जा रहा है कि बटन दबाइए तो नारा दिखाइए। उस ओवर कॉन्फिडेंस में, अति उत्साहन में उन्होंने एक गलती भी कर दी है प्राइम मिनिस्टर ने। गलती ये करी है कि उन्होंने कहा कि अब ये बजरंग, पहले इन्होंने राम जी को ताले में बंद किया, अब बजरंग बली को बंद करने की बात कर रहे हैं, जबकि राम जी को, अगर प्राइम मिनिस्टर शायद भूल गए हो, राम जी को ताले में बंद कांग्रेस ने किया था, लेकिन खुलवाया भी कांग्रेस नहीं था। राजीव गांधी के समय में कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, और यूपी में भी कांग्रेस की सरकार थी जब इन्होंने खुलवाया था। तो ये एक फैक्चुअली उन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया है, जो कि अभी तक किसी कांग्रेसी ने पॉइंट आउट नहीं किया है। आई डोंट नो क्या वजह है उसके पीछे, शायद उनको खुद भी नहीं याद होगा। लेकिन बजरंग दल और बजरंग बली एक साथ एक दूसरे को सामने लाके, ये मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस ने बहुत बुद्धिमानी का काम किया है। नुकसान होगा कांग्रेस को, जैसे सुभाषिता कह रही कर्नाटक का चुनाव की थोड़ा क्लोज तो हो गया है, और जो जैसे लास्ट मोमेंट्स में टॉकिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना, उसका जो वर्बल जो डुअल चलती है, वो लोगों के दिमाग पे बहुत असर डालती है। तो शायद जो फेंसिटर्स वोटर जो होते हैं, जिनको आप फ्रिंज वोटर्स कहते हैं, वो शायद इस डिबेट से थोड़ा प्रभावित हो जाएं, जो कि इसमें हो सकता है कांग्रेस के अगेंस्ट वो चला जाए। लेकिन इसमें तब मुझे ये लगेगा कि अगर कांग्रेस का नुकसान होगा तो वो फायदा फिर मुझे लगता है थर्ड प्लेयर जो जेडीएस है उसको कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। और तभी मुझे कुमारस्वामी का स्टेटमेंट याद आता है, बड़े खुश होकर जब ये डिबेट शुरू हुई तो उन्होंने कहा था कि आई विल प्रूव टू बी द जोकर इन द पैक, क्योंकि वो उनको लगता है कि अब कांग्रेस की अगर घटेगी तो उनकी बढ़ेगी और वो एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। तो खैर जेडीएस की अपनी ताकत है। आप कुछ रिबट करना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है शुभरास्ता में? आता हूं, नहीं करना चाह रही, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ कि ये बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल कथारसिस है जो पूर्णिमा जी ने की। इसमें एक पक्ष ये छूट रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये कहा बजरंग बली और बजरंग दल को इक्वेट किया, तो वो हम जैसे बौद्धिक या जो भी बौद्धिक वोटर्स हैं उनको वो एड्रेस नहीं कर रहे थे, वो बजरंग दल के वर्कर्स को एड्रेस कर रहे हैं। जिस हिंदू कंसोलिडेशन की बात हो रही है वो वही कार्यकर्ता जाएंगे जो बजरंग बली के नाम का टीका लगाकर बजरंग दल में जो भी सामाजिक काम होता है या जो कोई भी सोशियो पॉलिटिकल काम है उनका, वो या आइडियोलॉजिकल काम है वो करते हैं। तो ये उस वोटर को एड्रेस करने की बात थी। नहीं, इस बात में एक चीज मैं ऐड कर दूं, श्रीवास्तव जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये बौद्धिक नैरेटिव वो एक वर्ग में डिबेट हो रही है, लेकिन एक आम हिंदू भी हमें सोचना होगा कि क्या बजरंग बली और बजरंग दल को एक तराजू पे, एक पलड़े पे रख के देखता है क्या? बजरंग दल की इमेज जो एटलीस्ट कर्नाटक तो बनाया जाता है ना, आप ना देखती हो, लेकिन जब बड़े बड़े लीडर बोलेंगे तो नैरेटिव तो बनाया जाता है। कर्नाटका का जो वोटर है, जहां बजरंग दल अभी बहुत एक्टिव रहा है पिछले कुछ सालों में, एक बहुत एग्रेसिव यूथ फोर्स की इमेज है, जो कि बहुत जगह पे जाके वैलेंटाइन डे पे बवाल कर देते हैं, पब्स में घुस के मारपीट कर देते हैं, पार्क में अगर कोई यंग कपल्स होते हैं तो उनकी मारपिटाई हो जाती है। तो बजरंग दल अगर कर्नाटका का वोटर उस नज़रिए से देख रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि वो बजरंग बली की उसके इंसल्ट के रूप में इस चीज़ को देखेगा। मैं भाऊ आपको लेके आना चाहूँगा इस चर्चा में, और वो ये मैं जानना चाहता हूँ, कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था जो वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने साथी लोग, उनका ये कहना है कि जब आप बजरंग दल को पीएफआई से इक्वेट करते हैं अपने मैनिफेस्टो में, तो कहीं ना कहीं आप मुस्लिम वोटर्स को कंसोलिडेट करते हैं अपने पक्ष में। तो कांग्रेस ने सोच समझ के ये किया, जो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में क्यों नहीं किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह। तो उनका ये कहना है कि शायद उसके बाद आगे हो, उन रिपोर्टर्स की तर्क, ये मेरा तर्क नहीं है, जो मैं नाम जानबूझ के ले रहा हूँ कि मैंने उनसे पूछा नहीं है कि आपका नाम ले सकता हूँ क्या। दूसरी बात उनका ये कहना है कि जो बात अभी पूर्णिमा जी ने की कि बजरंग दल, श्री राम सेना, ये ऐसे संगठन है जो न्यूसेंस के तौर पर देखे जाते हैं शहरों में, और अगर उनको कांग्रेस कह रही है कि हम प्रतिबंध लगाएंगे तो शायद कांग्रेस को पता है कि इसका फ़ायदा उठा सकता है, एक वर्ग उसके साथ जुड़ सकता है। देखिए सुमित, मैं इस बात को मानता हूँ जो आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम ऑलरेडी कांग्रेस के साथ है, वहाँ जेडीएस भी तो जेडीएस के साथ इतना मुस्लिम नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के साथ मुस्लिम जिस एन ब्लॉक जाता है वो जेडीएस के साथ नहीं जाता। जेडीएस वहाँ ओकालिका कम्युनिटी का एक पार्टी मानी जाती है। जेडीएस के लिए मेन अपोजिशन वहाँ पे जो ओल्ड मैसूर है, मैसूर हो गया, मांड्या हो गया, तुमकुर हो गया, हसन हो गया, ये जो जिले हैं वहाँ पे मुस्लिम आबादी है, वो कांग्रेस के साथ रहती है। यही कांग्रेस का वहाँ प्लस पॉइंट है। जेडीएस के लिए
कांग्रेस बड़ा दुश्मन है अपने ओल्ड मैसूर में जो उनका गढ़ है, वो को बीजेपी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है बीजेपी आएगी तो उनका वोट खाएगी, मुस्लिम तो ऐसे भी नहीं जाएंगे। तो वहां जो कांग्रेस अपना कंसोलिडेशन, दो वोट वहां कांग्रेस और उनमें स्प्लिट होता है, तो कांग्रेस अभी भी मुसलमानों के भरोसे है। तो मुसलमानों को अपने पास लाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए बजरंग दल मतलब पेट्रोल है कि नहीं देखने के लिए माचिस लगा के आप डिब्बे में मतलब आग लगा रहे हो स्कूटर को, ऐसी बात हो गई है। दूसरी बात ये हम समझ सकते हैं कि बजरंग दल अलग है, यही है, लेकिन नरेशन बनाने के लिए बीजेपी इस मामले में मास्टर है। आपने लूज बॉल दिया, चाहे वो कौन सा भी हो, वो तो सिक्सर मारेंगे। अच्छा, जब आपने बॉल ही दिया तो आप अड़े रहते, फिर आप उसमें एक्सप्लेनेशन देने लग गए हो, सफाई दे रहे हो। इसके पहले सुब्रता जी ने कहा, वो भी बहुत सही बात थी कि उन्होंने पहले सांप कहा, पिता ने सांप कहा, फिर बाद में पिता माफी मांगने लगे यदि किसी को गलत लगा तो। फिर बेटे को मालूम होना चाहिए था कि पिता ने माफी मांग ली, अपन चुप रहो, उसने नालायक कह दिया। तो ये लोगों को लगता है, देखिए प्राइम मिनिस्टर के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, आप उसको नालायक, सांप, कुत्ता, कमीना ऐसे जब शब्द यूज करेंगे तो वही जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनकी बात पूर्णिमा जी कर रहे हैं, उनको ये गले नहीं उतरता कि खड़गे जैसा आदमी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका एक लेवल है, आपको इस लेवल पे बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस में अभी तक बीजेपी में पूरे कैंपेन में सीएम कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई नहीं आया। वहां शिव कुमार ने बोल दिया कि खड़गे साहब सीएम होने चाहिए। वहां दुखी हो गए सितारा मैया धनगर कम्युनिटी के ऐसे आते हैं, 17% है वोट उनका, वहां एक नाराजगी की लहर चालू है। सितारा मैया ने कहा कि लिंगायत चोर होते हैं, ये लिंगायत को गाली देने की जरूरत नहीं थी, तो वहां से लिंगायत भी जो इनसे नाराज थे उनको लगा ये तो हमको गाली दे रहे। ये जो फ्री फॉर ऑल हो रहा है ना कांग्रेस में, ये हर पॉकेट में आपके वोट काट रहा है। इसलिए पिछली बार जो हमने कहा था, मैंने पिछली बार इसी शो में मैंने कहा था कि कांग्रेस की नहीं, मैंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है प्रोवाइडेड कांग्रेस को 130 के ऊपर जाना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, कांग्रेस यदि 113 120 तक आएगी तो भी सरकार बनना मुश्किल है, ये भी बात मैंने कही थी। और साथ में ये भी मैंने कहा था कि कांग्रेस ने पीएचडी की हुई है जीता हुआ चुनाव हारने की, अभी आगे क्या करेगी बता नहीं सकते। उसी शो के बाद कांग्रेस को लगा कि अशोक वानखड़े अच्छे मतलब अच्छे ये है विश्लेषक है, उनकी बात को साबित करना चाहिए कि उन्होंने हमारे बारे में सही विश्लेषण किया है। बजरंग दल आ गया, लगातार बात चल रही है। मेरी कुछ वहाँ पे यूथ जो स्टार्टअप वाले लड़के हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमको ना बजरंग दल से मतलब है ना बजरंग बली से मतलब है, हमें लॉ एंड ऑर्डर ठीक चाहिए, हमें करप्शन नहीं चाहिए, हमें यहाँ ग्रोथ के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए। बोला उसकी बात कोई कर नहीं रहा है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। बीजेपी बजरंग दल की बात कर रही है, मुझे गाली दी इसकी बात कर रही है, हमने सेंट्रल स्कीम क्या, लेकिन बेंगलोर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है इसके लिए कोई बात नहीं कर रही है। सीएसडीएस का सर्वे का जिक्र करूंगा, उसमें स्पेसिफिकली सवाल पूछा गया बेरोजगारी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, पॉपुलैरिटी पे, हर पैमाने पर बीजेपी पीछे है और कम से कम 20 से 30% पीछे है। क्या कहा, बीजेपी वहां सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार भयानक है, ये मैं बिल्कुल जानता हूं, लोअर लेवल तक भ्रष्टाचार है। पहले क्या था, कर्नाटक में पहले भी भ्रष्टाचार था, ऐसा इस देश में कोई राज्य नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार माइनिंग का होता है, आम आदमी को उसकी तकलीफ नहीं है। लेकिन जब भ्रष्टाचार आपका पटवारी, भ्रष्टाचार तहसीलदार, भ्रष्टाचार एजुकेशन, भ्रष्टाचार हेल्थ, जब छोटे छोटे लेवल पे आपको पैसे देने पड़ते हैं तो लोग ये हो जाते हैं। और ये पैसे क्यों देने पड़ते हैं, क्योंकि ऊपर डिमांड होने लगी, हमको तो हमारा शेयर चाहिए, तो नीचे से जब वसूली शुरू हो गई तो नीचे वाले लोग उस भ्रष्टाचार से तकलीफ में आ गए। मैं बागलकोट में था, बागलकोट एक हार्डकोर एरिया है। जब मैंने वहाँ पूछा, मैं आज से 2 महीने पहले जब मैं गया वहाँ पे, तो मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी 50-50% है। आई वॉज शॉक्ड, जो बीजेपी का गढ़ है वहाँ पे 50-50% मतलब कांग्रेस ने ठीक पुश किया तो सीट निकल सकती है। लेकिन फिर पुश कैसे करेंगे यदि ये सारे आप ये करते हैं। दूसरी बात, जैसा जैसा बीजेपी भी आकलन कर रही है, हम भी आकलन कर रहे हैं। अभी हमने बोला कि त्रिशंकु आ सकती है, नेक टू नेक है, और जेडीएस विल बी डिसाइडिंग फैक्टर, जो आपने कहा कि जोकर साबित होगा और वो खेल करेगा। अब ऐसे में आपको देखना है कि बीजेपी जब देख रही है कि एज गेन कर रही है तो बीजेपी एग्रेसिव हो गई। प्रधानमंत्री लगातार 72 घंटे वहां पे है। ऑन द अदर हैंड, यहाँ प्रियंका और राहुल गांधी का आपने देखा, जो पहला टेम्पो बना था वो डाउन हो गया है। वह प्रियंका और राहुल के दोनों के जो मैनेजमेंट की जो टीम है उनमें आपस में लड़ाइयां दिखती हैं। सोनिया गांधी वहां पर है आज, अब डाउन अब कैसे बोल रहे हैं, जो टीम प्रियंका की रैली में भीड़ दिखाई दे रही है, समझ नहीं रहे। जब बीजेपी ने भी पहले क्या था, 33 रैलीज होने वाली थी
जो पहली बात की गई थी। उसके बाद जब ग्राउंड जरा वीक लगने लगा, पीएम गए नहीं बहुत दिनों से, फिर अमित शाह गए, अभी एकदम ग्राउंड फेवरेबल हो गया तो प्रधानमंत्री का बम्बार्डिंग हो गया वहां पे। वैसे कि प्रधानमंत्री का बम्बार्डिंग हो रहा है, जब आपको मालूम है आप ग्राउंड लूज कर रहे हैं, आपको भी बम्बार्डिंग करना चाहिए। आप बीच में देखा कि हम जीत रहे हैं तो सब काफी लोग हैं, सब फ्री फॉर ऑल हो गए कि बस अब सरकार हमारी बननी है। राजनीति में जब तक नतीजे नहीं आते, सर्टिफिकेट हाथ में नहीं मिलता, सरकार नहीं बन जाती। हाँ सरकार अब तो नहीं इससे भी आगे सरकार बन के 6-7 महीने नहीं चल पाती, तब तक आप आश्वस्त नहीं होते कि सरकार है कि नहीं है। हो सकता है 2 महीने में इधर उधर हो जाए। कर्नाटक में तो पहले भी हुआ है। मैं भाव की बात में कुछ ऐड करना चाह रही थी। इन्होंने जो शिव कुमार और सिद्धारमैया के बारे में बात की कि शिव कुमार ने खड़गे जी का नाम आगे बढ़ा दिया, तो जो कर्नाटका का वोटर है उसको इन दोनों की ट्रेडिशनल राइवलरी के बारे में अच्छे से पता है और वो जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डैमेज करने के लिए किसी तीसरे का नाम आगे बढ़ाएंगे या कुछ स्टेटमेंट इस तरह के आ जाएंगे, उससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। आपने CSDS सर्वे की बात कही थी, तो उसमें CSDS सर्वे में जो सबसे टॉप पे इशू जो था इम्पॉर्टेंट, वो महंगाई और बेरोजगारी है। कर्नाटका का वोटर जानता है कि कौन सी पार्टी है जो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेके सबसे पहले चली थी और उसके ऊपर आगे बढ़ रही है। उनका एजेंडा बेसिकली वही है। सी वोटर का भी सर्वे था और उन्होंने इमीडिएट सर्वे करवाया बजरंग वाली कंट्रोवर्सी के बाद, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया, और उसमें अचानक से एक ही दिन के अंदर बीजेपी को गेंद दिखाई दिया। नहीं, जो बीजेपी लूज कर रही थी। तो नहीं सुमित, आपकी अगर CSDS की बात करेंगे तो सी वोटर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो मुद्दा है ना वो एक इमोटिव इशू है, और इमोटिव इशू से बहुत जल्दी कोई प्रभावित होता है। लेकिन हम क्या इस बात को मान के एकदम से डिसाइडिंग फैक्टर मान के बैठे हैं क्या कि इमोशंस पे ही बेस्ड वोटिंग होती है, या लोग कुछ सॉलिड मुद्दों को देख के भी वोट करते हैं? कर्नाटका में तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि लोगों की डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। 13 तारीख को पता लगेगा रिजल्ट के बाद। शिवम, बिल्कुल तो ये लगता है कि ममता बनर्जी जिस हिसाब से रिपीट हुई, ऐसा कुछ नहीं होना था। सिर्फ इमोशनल पे कि मैं बंगाल की बेटी हूं और बंगाली अस्मिता का खेल सारे बंगालियों ने विथ ऑल मतलब विथ ऑल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज they have voted, मतलब इमेजिन नहीं कर सकता। वापस कर्नाटक में। शिवम, अब बड़ा एलिगेशन है, आज सुबह जो सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कहा कि खड़गे परिवार को मारने की साजिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं। ऑडियो क्लिप जारी की गई, बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो, और ये कहा गया कि बीजेपी इतना नीचे स्तर पर आ गई है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उनके परिवार को मार डालने की साजिश रची जा रही है। देखिए, मुझे सवाल बिल्कुल रेलेवेंट लगता नहीं, और सवाल तो मतलब मैं आऊंगा इस पर लेकिन मामला जब बजरंग बली का है तो वो तो पहले एड्रेस करना पड़ेगा। नहीं, मैं बिल्कुल करिए। हाँ, बजरंग बली भी करिए, बजरंग बली से शुरुआत और खड़गे पर भी बोलिए। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो जीतेंगे तो संकट में जिसने हनुमान को याद किया वही। तो अब ये सलाह दे रहे हैं खड़गे साहब, ये बोलने लगे हैं संकट। अब वो सारी चीजें बदलते रहे, बात अलग है। देखिए, जहां तक इस तरह के एलिगेशंस का मामला है, मुझे लगता है कि ये अफेक्ट करे ऐसा मैं नहीं समझता। और जहां तो सीरियस बात है भाई। हाँ, सीरियस बिल्कुल। वोटिंग के 2 दिन के पहले आप कह रहे हैं, 3 दिन पहले। किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी भी नेता को अगर इस तरह की धमकी मिलती है या कुछ भी होता है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करे, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस देश ने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस चाहे किसी भी पार्टी के रहे हैं, खोए हैं, तो आप उसको बहुत ही आसानी से लेट गो वाले बिहेवियर में तो नहीं रख सकते। मैं मानता हूँ खड़गे जी देश के बड़े नेता हैं और वो किसी भी पार्टी के अध्यक्ष हो, लेकिन मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो उसको सीरियसली चीजों को चेक किया जाए, इन्वेस्टिगेशन। हाँ, उसका अफेक्ट कितना होगा वो मुझे थोड़ा शक है। जहां तक बात इमोशनल वोटिंग का है, मैं आप यकीन, मेरी तो उम्र सबसे मतलब कम ही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने समय से मैं इलेक्शंस देखता आ रहा हूं, माफ कीजिए लेकिन मैंने ज्यादातर वोटिंग होते हुए ही इमोशनल मुद्दों पे देखा। बिल्कुल। ये देश इंदिरा जी के जमाने से उनको जेल भेजने से लेके कैसे माहौल बदला और कैसी कैसी सरकारें बदल गई, और आज यहाँ पर इस देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई बोलता है तो किस तरीके से चीजों को रिएक्ट करते हैं, या फिर तस्वीरों का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं अभी जब शुरू नहीं हुआ था शो तो बात कर रहे थे कि किस तरीके से शरद पवार जी का एक वो वीडियो वायरल हुआ था, वो बारिश में जो है स्पीच दे रहे थे, तो उसके बाद क्या माहौल हुआ। इस देश में ज्यादातर राजनीतिक मुद्दे इमोशनल ड्रिवन ज्यादा है, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक ये बजरंग बली वाला इशू है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये कांग्रेस को अफेक्ट करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल, अब लोग कह रहे हैं कि बजरंग बली और बजरंग दल में कोई समानता है ही नहीं। सुमित का मतलब होता है अच्छा व्यवहार होना या अच्छा दोस्त होना, इस तरीके से। अब आपके माता पिता ने वो नाम रखा होगा तो किसी इंस्पिरेशन से रखा होगा। मेरा नाम शिवम रखा है, हो सकता है वो भगवान बोल रहे हैं, उसको ज्यादा मानते हैं। बजरंग दल का
नाम रखना, पहला इंप्रेशन ही ऐसा जाता है कि बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं वो बजरंगबली से एसोसिएटेड है। और अब आप इस बात को क्लैरिफाई करते रहिए कि हमने बजरंगबली को कुछ नहीं कहा, हम तो बजरंग दल की बात कर रहे थे। अब आपने वो किस एंगल में कहा, क्यों मैनिफेस्टो में डाला, वो तो आप ही क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन जब तक क्लैरिफाई करेंगे तब तक चुनाव हो जाएगा। प्रधानमंत्री अगर लाखों की रैली में इस बात को एड्रेस कर रहे हैं तो मुद्दा है यानी कि लोगों को हिट कर रहा है, या लोगों को हिट कर रहे हैं यानी कि चीजें बदलेंगी। पर शिवम, अगर इमोटिव इश्यूज पर पोलिंग होती है तो ये जो एलिगेशन आज कांग्रेस ने लगाया है कि खड़गे साहब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारने की कोशिश की गई, खड़गे कमिंग फ्रॉम ओबीसी कम्युनिटी, कर्नाटक के नेता, कर्नाटक का चेहरा, उनको मारने की कोशिश की गई, तो वो भी तो इमोटिव है, उसको भी तो कांग्रेस इनकैश करेगी अगले 3-4 दिनों में। बिल्कुल इमोटिव है, लेकिन आप एक चीज रिलीजन और जब मसला भगवान का होता है तो ज्यादा बड़ा होता है, जातियां छोड़ के धर्म पे आ जाता है। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ 2019 से पहले का आपको याद होगा, जब राम मंदिर की तमाम चीजें हुई, इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर हिंदुत्व की धुरी पर चलती है तो उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जातियों में नहीं बटा जा सकता, अगर जातियों को तोड़ोगे तभी जाके चीजें बेहतर होंगी। बीजेपी का बाय एंड लार्ज 2014 के बाद से अगर आप देखें तो मसला यही रहा है कि हमें हिंदुत्व पे ही रहना है तमाम जगह पर, चाहे वो आप बिहार की बात करें, वहां पर जातिगत वो तमाम चीजें चली। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी बार बार रामचरितमानस को लेकर कोशिश की कि जो समाजवादी पार्टी है कि हम किसी तरीके से जात में तोड़ के चीजों को बेहतर करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेरा ऐसा मानना है, मैं हिंदू होने के नाते भी बोल रहा हूं कि जब आप मेरे धर्म पे चोट करोगे तो मैं अपनी जाति भूल जाऊंगा। और तो धर्म पे कहां चोट की? बजरंग दल की बात की है मैंने कहा ना, धर्म पे कहां चोट की है? करते रहिए, उसके लिए पूरी फिल्म बनाइए, इतने दिन में तो चुनाव निकल जाएगा ना। मेरे धर्म पे हिट हो रहा है, मैं तो खुद ही बोल रहा हूं उसको बार बार। बहुत साफ है, आप इस तरह के इश्यूज को नहीं टच करें। आप क्यों करेंगे? एक चीज बताइए, कोई बजरंगबली का नारा लगाएगा, मैं भी कहूंगा जय बजरंगबली में। अब आप एक चीज देखिए, पीएफआई को लेकर एक अकेली बीजेपी के तो चार्जेस नहीं है, पूरे देश में तमाम तरीके से पीएफआई को लेकर बहुत चीजें हुई हैं। 2012 में केरला की सरकार में उसमें लगातार चीजें फाइंडिंग्स हुई, और सिर्फ हिंदू नहीं, क्रिश्चियंस ने भी, तमाम बिशप्स ने भी उसको लेकर कोर्ट में गए हैं, केरला हाई कोर्ट में उसकी चीजें फाइल्ड है। जब इसके बाद दिल्ली में दंगे हुए, उसमें भी पीएफआई का नाम आया, छोड़ दीजिए बीजेपी। जब राजस्थान में दंगे हुए तो भी अशोक गहलोत ने कहा कि पीएफआई का हाथ है उसमें। अब एक आउटफिट को आपने बैन कर दिया, और बैन करने के बाद जब आप एक राज्य में चुनाव में पहुंचे तो आपने उसको बैलेंस करने के लिए कहा कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सडनली उनके एक चीफ मिनिस्टर कहते हैं हम भी इस पर विचार करेंगे। ये बड़ी बात है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप कहीं पर भी मुद्दे को धार्मिक लेकर जाएंगे तो वोटर पे असर होगा, तो बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा, ये आप कह रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं। मैं प्रवीण के पास आता हूँ। प्रवीण, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें एक तमाम तरह की फ्रीबीज की अनाउंसमेंट की, बेरोजगारी भत्ते की बात है, मुफ्त में चीज़ों को देने की बात है। बीजेपी ने भी किया, मतलब जेडीएस ने भी किया, सबने किया है, पर कांग्रेस ने साथ साथ जाति के जनगणना की बात कर दी कि हम समर्थन करेंगे, रिजर्वेशन 50% 75% बनने की बात कर दी। राहुल गांधी ने अपने मन से बोला कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी वाला नारा उन्होंने रिपीट किया, मंडल कमीशन वाला। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तमाम मुद्दे अब पीछे छूट गए, बजरंग दल पे सेल्फ गोल का मामला सबसे आगे आ गया। इसका एक सिंपल जवाब तो है नहीं, ये सारे मुद्दे नहीं छूटे। पहली चीज़, पूर्णिमा जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने जो कहा कि शुरुआत से जो मुद्दे चले आ रहे हैं, और भाऊ ने भी ये बात कही है कि जब उनकी स्टार्टअप से बात हुई, बेंगलुरु है या जैसे पूरे कर्नाटक को ग्रो करने की कोशिश की गई इकोनॉमिकली, उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और ये भाऊ का ही एक आंकड़ा है कि 33% के आसपास युवा है, तो पूरे देश की कहानी है। अब जब हम पॉपुलेशन में नंबर 1 है तो देश की सबसे ज़्यादा युवा आबादी होना पूरी दुनिया में, ये हमको बहुत शक्तिशाली बनाता है यदि सकारात्मक दिशा में ये यूथ जाए तो। आप आइए बजरंगबली पर, अभी संकट कटे मिटे सब पीरा जो चालीसा से एक चौपाई बोली शिवम जी ने, उसी में एक और चौपाई फिर आती है, संकट ते हनुमान छुड़ावे मनक्रम वचन ध्यान जो लावे। कल का खड़गे जी का एक बयान है, मेरा नया नारा है जय बजरंगबली तोड़ भ्रष्टाचार की नली। तो बजरंगबली को तो लिए ऐसा ही बात है कि वो बीजेपी के पाले में खेल रहे हैं, ना तो अपने मन से बजरंगबली की जय जयकार प्रधानमंत्री मोदी करते इस कर्नाटक चुनाव में, और ना जय बजरंगबली बोलने की ज़रूरत खड़गे जी को पड़ती या डी शिव कुमार को पड़ती कि हम 80 हनुमान मंदिर बनवाएंगे, ट्रस्ट बनवाएंगे। अब आप ये समझिए कि एक तरीके से उस पाले में तो आ गए,
और ये बीजेपी के लिए एक अच्छी सिचुएशन है। अभी तक की एकमात्र जो सिचुएशन दिखी जिसमें बीजेपी एज लेती दिखाई देती है वो है पोलराइजेशन का वो मुद्दा, जिस मुद्दे के साथ में मुस्लिम आरक्षण को हटाने से शुरुआत की थी बीजेपी ने। मैंने आपके शो में शुरुआत में भी कहा था कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कर्नाटक में चुनाव होगा, और आप देखिए कि वो अभी तक दिख नहीं रहा था, लेकिन अब दिखने लगा आखिरी 10 दिनों में, जब कर्नाटक की चुनाव की तारीखें नज़दीक हैं। 10 तारीख के मतदान के पहले जो, और हमने इस पर कई बार बात की है कि जो 10 दिन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जनता बड़ी कंफ्यूज रहती है। अब बजरंगबली के मुद्दे का असर किसके लिए सकारात्मक, किसके लिए नकारात्मक। तो बजरंगबली पर पेटेंट तो है नहीं किसी का, पहली चीज़। दूसरा, कर्नाटक के लोकल हैं वो, किष्किंधा जो है वाल्मीकि रामायण में वो कर्नाटक में ही है। आज भी हनुमान जी हर दरवाजे पर आपको मिलते हैं वहाँ पे। कर्नाटक में आप अचानक से सेंटिमेंट पे बजरंगबली की जय बोल के ये नहीं बोल सकते कि बजरंगबली हमारे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे और डी शिव कुमार के नहीं हैं, ये नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला जो मैंने जवाब दिया नहीं कि बजरंगबली पर सीधे सीधे पूरा शिफ्ट हो जाए। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैलियों के दौरान उनको एक ऐसा मुद्दा मिला जिस पर अब जितने भी सवाल उठाए गए, आपको याद है 40% कमीशन पे हम बात कर रहे थे, पे सीएम पर हम बात कर रहे थे, अमूल नंदनी पर, हम मिर्च पर बात कर रहे थे, हम क्या क्या बातें कर, सीमा विवाद पर बात कर रहे थे, हिंदी भाषा पर बात कर रहे थे, सब एक किनारे हो गया। अभी सिर्फ एक है जिसने रामलला को बंद किया, वो बजरंगबली को बंद करने की। मैं वही चीज़ जो शिवम से पूछी मैंने, प्रवीण मैं आपसे पूछा, आपका टेक ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप रोज़ वीडियोज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है आपकी नज़र में रहता है। अब ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुसीबत हो गई, मान लिया फॉर एग्जांपल कि आपने क्यों बजरंग दल का नाम लिख दिया, लेकिन अब ये कहना कि खड़गे साहब की जान पे खतरा था, उनको मारने की साजिश की गई, क्या ये इमोटिव इशू नहीं है? क्या इसके ज़रिए कांग्रेस बैलेंस आउट करेगी बीजेपी को? क्या इसके फ़ायदा मिल सकता है भारतीय कांग्रेस पार्टी को? आप विश्वास जानिए सुमित जी कि बजरंगबली का मुद्दा नहीं भी चल रहा होता और ऐसी कोई ऑडियो क्लिप वायरल होती तो भी कांग्रेस लेकर आती। ज़रूरी नहीं है कि बजरंगबली के मुद्दे को काउंटर करने के लिए कोई नया मुद्दा छेड़ा जा रहा है। अगर खड़गे को और देखिए, सुरजेवाला आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कोई कथित ऑडियो क्लिप को बताते हैं, दिखाते हैं, तो कांग्रेस इतना बड़ा जोखिम भी नहीं लेगी कि वो मणिकांत राठौर शायद उनका नाम है जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, और फिर ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम बसवराज बोम्मई के सबसे चहेते हैं, ये कहा गया। तो यहाँ पर उनका ऑडियो क्लिप मायने नहीं रखता है। जैसे बजरंग दल और बजरंग बली का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन बजरंग बली अब जो है बजरंग दल घोषणा पत्र में लिखने पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही पीएम मोदी और उन पर जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो कितने हावी कांग्रेस कर, नैरेटिव की बात जो कही गई, वो नैरेटिव कितना बड़ा सेट कर सकते हैं इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात तय है कि कर्नाटक का चुनाव जो है वो अब भी उन्हीं मुद्दों पर है, और इसमें मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को समाप्त करता हूं कि लिंगायत, वोकालिंगा और जातीय समीकरण, पहले तो ऐसे बांट लीजिए कर्नाटक को, और है भी ऐसे बढ़ता भी है। दूसरा, आप बांट लीजिए हिंदू मुसलमान में जो पोलराइजेशन की। तीसरा, आप बांटिए, और ये महत्वपूर्ण है जो मैं अब बोल रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति इस पर पता नहीं कितने लोगों की निगाह गई है, वो है महिला और पुरुष। आधी आबादी बोलते हैं हम, हालांकि काउंटिंग में देखें कितना मताधिकार का इस्तेमाल। प्रियंका को जिस तरीके से आगे रखा गया है राहुल से ज़्यादा या किसी भी अन्य के मुकाबले, वो महिलाओं को प्रभावित करने के लिए और महिला वोटर्स, आप जितनी योजनाएं देखेंगे, फ्री में महिलाओं को आप यात्रा करवा रहे हैं, महिलाओं को भत्ता देने की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें बताती है कि कांग्रेस की रणनीति है कि इस बार अगर पोलराइजेशन हो तो महिला मत जो हैं वो हमारे साथ में आए। निश्चित तौर पर पुरुष मत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, महिलाओं के लिए अलग बजट हुआ, और प्रियंका के रैली में क्या भीड़ थी, 2.5% पे आ गए 6 से। सवाल प्रियंका कहती है तो प्रियंका का वजूद कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या प्रियंका किस स्थिति में है आज वहाँ पे? प्रियंका एक पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है जिसने यूपी में बहुत बुरी तरह से, और वहाँ इतना ग्रुपिज्म है कि प्रियंका की रैली हो तो वहाँ राहुल का नाम नहीं लेने देते, राहुल की रैली हो तो प्रियंका के लोग जाते ही, अंदर ग्रुपिज्म। वो लोग कांग्रेसी खुद बता रहे कि आपस में भयानक इनके झगड़े हैं। लेकिन जब बात होती है, अभी आप ही ने कहा कि CSDS का सर्वे बताता है कि महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन आपने बजरंग दल डाला, प्रधानमंत्री जी ने नारे लगाए, अब आपको ये बताना पड़ रहा है अपना ओरिजिनल इशू छोड़ के कि हम मंदिर बनाएंगे जी। मंदिर बनाने के लिए वहां का यूथ नहीं चाहता कि आप मंदिर बनाएं हनुमान के, लेकिन आप जो बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे, जो आप बाकी 10 आपने जो एडवांटेज जो यूथ और महिला के लिए किए थे, उसके बारे में आप बात करने की स्थिति में नहीं रहे। आप बात कर रहे बजरंग दली की, तो आपको नरेंद्र मोदी जी आपके पाले में ले आए, मैं बजरंग बली का नारा लगाऊंगा और आप एक्सप्लेनेशन दोगे। इसमें यदि चुनाव निकल जाता है 3-4 दिन, तो फिर आप जो करने वाले, जो मैंने आज कहा कि जो वहां
32 से 35% यूथ है, वो इंतजार कर रहा है मुझे क्या। आपने मैनिफेस्टो दिया लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, आप बार बार बजरंग दली पे आप बोलेंगे यार वो नारा लगाता है तो मंदिर बनाता है, हमको क्या। सवाल ये है, तो इन्होंने बजरंग बली के नारे लगाने देते प्रधानमंत्री को, जो चाहे वो कहने देते। आप बोलते कि वो बजरंग दल बैन कर रहे हैं, हमने बोला हम करेंगे। दूसरी बात, हम ये कर रहे हैं, ये मुद्दे हैं। आज पूरे रैलीज में आप बताइए भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं है। नहीं, पोस्टर छपाया नहीं, कल हर अखबार में फ्रंट पेज पे भ्रष्टाचार की रेट नहीं, मैं रैलीज की बात कर रहा साउथ इंडिया हूँ। रैलीज में प्रियंका गांधी जाके बोलती है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझे गाली देते हैं, मेरे परिवार को गालियां दी जाती है, मेरे भाई को गाली दी जाती है। प्रधानमंत्री को गाली देती है, प्रधानमंत्री ने कह दिया। प्रियंका को बोलना चाहिए था कि प्रधानमंत्री कुछ भी कहे, हमें कर्नाटक की जनता के भलाई के लिए। प्रियंका ने ये तो कहा कि अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, कर्नाटक की जनता का दुखड़ा नहीं रोते हैं। मैंने वही तो कहा, उसने कहा कि भाई मेरा अपना दुखड़ा रोते हैं, मेरे परिवार को भी गाली मिली, मेरे भाई को गाली मिलती है, मेरे माँ को गाली मिलती है, तब ये क्या जाते हैं। सवाल गालियों पे शिफ्ट हो गया। मैंने कहा कि आपको उन्होंने गाली दी, उन्होंने कहा कि मुझे गाली दी, आप उसका उच्चारण ही नहीं करते, आप उसका जवाब ही नहीं देते। मोदी जी को जिस दिन आप जवाब देने लगेंगे उस दिन आप आधा चुनाव हार जाते हो। ये पहले से हो गया, ट्रैप में आ गए। जी, आप कुछ कह रहे हैं, मैं इसके बाद डिस्कशन दूसरी तरफ जाए, मैं एक चीज नहीं, अभी इसी पे चाहती हूँ कि जो ये बजरंग दल और बजरंग बली वाला मामला लेके बीजेपी ने जिस तरह का नैरेटिव गढ़ा है, मुझे ज़्यादा लगता है कि ये उनकी डेस्परेशन को शो करता है कि फाइनली इवेंचुअली एट लास्ट हमें एक मुद्दा मिल गया, क्योंकि उनके पास वाकई के कोई सब्सटेंशियल ना टॉपिक थे डिस्कस करने के लिए, ना मुद्दे थे बात करने के लिए। अब कामकाज दिखा रहे थे, विकास के कामकाज शुभ्रा शुरू में बोली कि मोदी जी की बात हो रही है, बीजेपी के किसी नेता के आप भाषण में सुन लीजिए, कामकाज की तो बात हो नहीं रही है। वो गालियां गिनाते हैं, वो आंसू बहाते हैं, वो ये बताते हैं कि किसने किसका अपमान किया। अब ये फाइनली उनको लग रहा है कि आहा वाह, एक मुद्दा हमें आ गया जो बीजेपी की डेस्परेशन को ज़्यादा शो कर रहा है। और डेस्परेशन इतनी है कि एक मणिपुर जैसा हमारा सेंसिटिव स्टेट पिछले 5 दिन से जल रहा है, और उसके बारे में ना प्रधानमंत्री को भी ख्याल आया, ना हमारे होम मिनिस्टर को ख्याल आया। होम मिनिस्टर ने बात की है, वहां पर डिप्लॉयमेंट किया। अब कल जाके होम मिनिस्टर ने ब्रेक लिया है अपनी कैंपेनिंग से, और अब मणिपुर के ऊपर वो ध्यान देना शुरू किया उन्होंने। बट 4 दिन तक मणिपुर जलता रहा, और इसके ऊपर जैसे कि किसी का सरकार में ध्यान ही नहीं था। तो ये डेस्परेशन की लेवल है बीजेपी की आज। हो सकता है ये बजरंग दल बजरंग बली उनको किसी तरीके से फायदा पहुंचा दे, बट बीजेपी वहां डेस्परेट है, ये तो दिख रहा है। शिवम, आप बोलना भी चाह रहे हैं क्या? तो थी ही, बीजेपी के पास कुछ थी नहीं, ग्राउंड लूज हो रहे थे। हाँ, सारे सर्वे बता रहे थे कि वो हार गए। अब ऐसे हारे हुए में तिनके का सहारा डूबने वाले को, तो ये बजरंग दल का सहारा मिल गया। ये तिनके का सहारा है, सवाल तिनके का सहारा है। लेकिन उस तिनके को वो कितना सहारा करके उन्होंने यदि 10 दिन तक ये नरेशन कंटिन्यू रखा और इनको बाकियों को बोलने ही नहीं दिया। गुजरात में क्या हुआ था जब 10 दिन का तो नहीं, 6 दिन का टाइम मिला है, 7 दिन का टाइम है। शनिवार को जब बात शिवम, मैं ये पूछना चाह रहा था, श्रीवास्तव बताओ, मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या लोकल चैनल्स, लोकल अखबार बजरंग बली के मुद्दे को उठा रहे हैं? क्या उनका ध्यान है? हम यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं टीवी चैनल्स पर, आपको और मुझे वोट थोड़ी करना है, हम तो वहाँ जाने वाले नहीं है। लोकल लोग क्या सोच रहे हैं इस मामले पे, उस पर उनका क्या रुख है, अखबार क्या लिख रहे हैं? एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मणिपुर के सिलसिले में बस थोड़ा सा कहना चाहूंगा। अच्छा। देश ने मणिपुर को अप्रोक्सीमेटली 11 महीने बंद देखा है पूरे तरीके से। तो कोई मणिपुर पे 4 दिन में ऐसा कहे तो ये अपने आप में बहुत अजीब है कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया। एक जमाने में 7 महीने कश्मीर भी बंद देखा है इस देश ने। अब चीजें वैसी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 दिन वाला कम है या ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी चीज को बेहतर होने में जो समय लगता है वो समय यहाँ लगा जरूर है, लेकिन चीजें बेहतर हुई है। अब इस पर आता है, मेरा मानना है कि आज के जमाने में कोई भी खबर वो लोकल लेवल पर रह ही नहीं गई है। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से मीडिया का डिजिटलाइजेशन हुआ है, हर खबर एक नेशनल खबर है। पर वोटर थोड़ी है। हाँ। अब परसेप्शन हो सकता है कि 24 के चुनाव में आपको फायदा हो जाए, नहीं, पर अभी तो कर्नाटक में वोट पड़ रहा है। कहा कि जब आप ये कहते हो कर्नाटक में कि कांग्रेस की सरकार में दंगे होते हैं, हमारे सरकार में दंगे नहीं होते, जब आप बोलते हो तो आपकी सरकार है मणिपुर में, 5 साल पहले भी थी, 5 साल पहले राज कर चुके हैं, अभी फिर मणिपुर में है। मैं मानता हूं कि वो डिस्टर्ब सेंटर है, इतने जल्दी नहीं होगा, लेकिन मणिपुर में ये हो रहा था और 4 दिन तक ये कंटिन्यू रहा। ये मालूम था मणिपुर में इतना बड़ा बैकलैश होगा। बस इनकी बातों में से ही एक बीच में से स्टेटमेंट उठा लीजिए कि मैं मानता हूं वहां दिक्कत थी, हाँ। ठीक होने में समय लगेगा। ये इट सेटल्स ऑल। एक ये चीज हो गई। दूसरा, अब इन्होंने कहा कि वही बजरंग बली का मामला है, डूब के को तिनके का सहारा।
इस दुनिया में अगर किसी को बजरंग बली के रूप में कोई तिनका मिले तो वो तिनका कहाँ रह जाता है? मुझे लगता है वो तो सब पर चीज़ों को शिवम पार कर देता है। मतलब ठीक है, आपका ये हंसी मजाक के लिए आपकी लाइन ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन जो कोर इश्यूज हैं, जैसे कांग्रेस ने कह दिया जाति जनगणना की बात पे, बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम उस पर बात करेंगे, ओल्ड पेंशन पे, हम जो हमने हिमाचल में किया वो हम यहाँ करेंगे। कांग्रेस भत्ते की बात कर रही है। ये जो तमाम इश्यूज थे, करप्शन का मामला बड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्या आपको लगता नहीं कि ये तमाम जो लोकल इश्यूज हैं जिस पर वोट आदमी डालेगा, जो वहाँ रहता है, उसके लिए मैटर नहीं करेगा, उसके लिए बजरंग दल मैटर करेगा? देखिए, वो मैंने जितना चुनाव देखे, आप एक चीज देखिए, इस तरह की तमाम चीजों को लेकर विपक्ष लगातार हर चुनाव में गया है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कर्नाटका में लोग इसको नहीं देखेंगे या इसको देखकर वोट नहीं करेंगे, लेकिन ये एक रियलिटी है। पर्सनालिटी डोमिनेटेड चुनाव इस देश में अब होते हैं, और साउथ इंडिया में तो बहुत ही होते खास हैं, तौर पर उनको तो कल्ट चाहिए, आइकन कल्ट चाहिए है, कोई। हाँ बिल्कुल। और आप एक चीज देखिए, आपने अभी निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के देखे होंगे, अगर निकाय के चुनाव में आप देखेंगे तो पार्षद भी जो वोट मांग रहा है ना, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर मांग रहा है। रियलिटी बीजेपी तो चुनाव ऐसे ही लड़ती है, ऐसा लड़ना भी चाहिए। हाँ, अब बिल्कुल। अगर मेरे पास राजनीतिक कोई पार्टी स्टार है, प्रचारक है जिस आदमी को हर कोई मानता है, तो मैं उस पर चुनाव लड़ूंगा, वो उनकी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं, जैसे जातीय जनगणना की बात हो गई, जैसे तमाम चीजें जो करप्शन कोट अनकोट जो नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं, नहीं उसके ऊपर, हाँ मैं ऐसा मानता हूं कि उस पर आप बात करें, ठीक है, आप तमाम चीजों पर बात करते हैं, लेकिन जब एक नैरेटिव में लोग जाते हैं, मैं फिर से वही कह रहा हूं, जब देश में कोई बड़ा नैरेटिव, बड़ी चीज, बड़ी बात, और वो खास तौर पर अगर धर्म से रिलेटेड आए, तो वो सब चीजों को सुपरसीड कर जाती है। और ऐसा मैंने कम से कम पिछले 10-15 चुनाव में तो देखा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे नहीं है, लेकिन जब इंसान बैठकर सोचता है, तमाम सारी चीजें देखता है, और लगातार बार बार कर्नाटक में भी अतीक का बोलबाला अच्छा खासा है, तो इंसान को दिमाग में एकदम से थोड़ा सा तो सेंसिटाइज होता है कि नहीं चीजें मतलब यही रहे तो बेहतर। कांग्रेस ही खुद कह रहे हैं कि ये गलत हो गया, नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस ही खुद कह रहे हैं कि ये बजरंग दल वाला बहुत आउट ऑफ ब्लू मंदिर बनाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, क्या डेस्परेशन है बीजेपी का, जो बात पूर्णिमा जी कह रही थी कि एक मुद्दा मिला और उसके बाद लेके उड़ गए कि कुछ तो मिला, इज इट सो? देखिए, इसको डेस्परेशन, ये डिपेंड करता है कि आपकी हर व्यक्ति की एक अंदर की प्रतिबद्धता होती है। कोई कंजर्वेटिव हो सकता है, कोई लिबरल हो सकता है। तो लिबरल टर्मिनोलॉजी में आप कह सकते हैं कि डेस्परेशन है। इसको आप स्ट्रेटेजिक मैनूवर भी कह सकते हैं कि वो वेट करते हैं कि आप एक गलती करो और उस गलती पे पूरा कैंपेन हम बनाएंगे। ये बिल्कुल, मैं बहुत पेशेंटली सबकी बात सुन रही हूँ कि सब कह रहे हैं कि ये मुद्दे थे, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए थी, बात हुई भी, पर उस मुद्दे को लेकर विपक्ष जब खुद ही कन्विंस्ड नहीं है, जब विपक्ष को खुद ही पीएफआई और बजरंग बली पर बात करनी है, तो आप बीजेपी के पाले में आकर खेल रहे हैं, तो वो आप फिर खेलते जाइए, फिर पूरा मैच उसी हिसाब से होगा। आप मुझे बताइए सुमित जी, इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा मैं 2014 से सुन रही हूँ। 2014 चुनाव ठीक है, उस 2014 में बीजेपी ने इस मुद्दे को बुनाया, सरकार बनाई। उसके बाद से लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जाती है, बेरोजगारी और जितने भी सिविक इश्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने चाहिए। लेकिन क्या आपने इसको एक इमोशनल इशू, आप क्या इसको बना पाए? आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर कहा जा रहा है कि हमले की बात हो रही है, कि आप इसको इशू बना पाए कि मैं एक दलित समाज से आता हूं, पूरा दलित वोट कंसोलिडेट हो करके खड़गे जी के साथ और कांग्रेस के साथ आ गया? नहीं ऐसा हो रहा। तो ये आपकी कमजोरी है कि आप नहीं कर पा रहे। अब इस आपकी कमजोरी को ढकने के लिए आप अगर कह दें कि बीजेपी डेस्परेट है, तो आप कह सकते हैं। आज मणिपुर की याद आ रही है, हम सबको मणिपुर की बहुत याद आ रही है। मैंने देखा है, जब मैं 2015 में गई हूँ वहां, 3 महीने तक इकोनॉमिक ब्लॉकेट पे जिस तरीके से कार आज लगी हुई है, एग्जैक्टली वैसे लगी रहती थी, जल रहा होता था सब कुछ। और यहाँ बैठ करके पत्रकार कहते थे कि टिरेनी ऑफ डिस्टेंस है, लंबे लंबे अखबार में एडिटोरियल छापे जाते थे। तब तो मणिपुर की याद हम में से किसी को नहीं आई। आज आपको मणिपुर की याद क्यों आ रही है? क्योंकि चुनाव वहां क्लोज हो गया है। क्लोज अगर नहीं होता, कांग्रेस जीत रही होती, बुरा मत मानिएगा सुमित जी, बट हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। तो हमें समझना होगा कि हम एज अ नेशन गलती क्या करें। और ये गलती इस चुनाव के माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, ये सारे, मैं अग्री करती हूँ आपसे, ये सारे नेशनल मुद्दे हैं, चाहे वो बजरंग बली का मुद्दा हो, चाहे वो गाली देने वाला मुद्दा हो। आप उसको क्यों बनने दे रहे हैं लोकल इशू? मैं ये समझ नहीं पा रही। क्या जेडीएस का अस्तित्व खत्म हो गया? वो जो 20 सीटें जहां पर जेडीएस का प्रभाव है, वो डायरेक्ट टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। तो हम स्वयं लोकल इश्यूज पे, जब स्टूडियोज में भी जब हम लोकल इश्यूज पे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं 2024 का जो एक पूरा लंबा नैरेटिव सेट हो रहा है, ये बात सच है कि बजरंग बली पे नैरेटिव सेट होगा। और
कहीं ना कहीं मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ, सबके बारे में नहीं कह सकती, कहीं ना कहीं मैं भी उस अंदर से तो मैं हूँ कंजर्वेटिव, तो कहीं ना कहीं मेरा भी जो वो कंजर्वेटिव खून रहेगा वो उबलना शुरू हो जाएगा कि भाई बात तो सही है। तो मुझे जब वोट देना होगा तो शायद बजरंग बली वाले मुद्दे पर ही दूं। चाहे मैं चिढ़ी रहूं कि करप्शन है, चाहे मैं चिढ़ी रहूं कि जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं वोट डालने जाऊंगी उस क्यूबिकल के अंदर उस 2 सेकंड बली का नाम लेंगी, उसके बाद बटन दबाएंगी जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय मैं बजरंग बली का ही नाम दूंगी। मैं सवाल, आपने जेडीएस का नाम लिया, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, किंग मेकर की भूमिका में वही रहता है। मैं उस पर जरूर आप सबसे बात करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि इस बार भी कुमार स्वामी या देवेगौड़ा साहब के पास चाबी रहेगी और वही तय करेंगे कि बीजेपी के साथ सरकार बन रही है कि पंजे की सरकार बन रही है? जी, मुझे लगता है ये होगा, और इसका मैं मतलब मैं थोड़ा इसको लाइट नोट में बता रही हूँ। अभी जो ये जो चल रहा है, हम लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, कर्नाटक में जो डिस्कशन चल रहा है, हम मूल मुद्दे से तो भटक चुके हैं, वो नेशनल हो या लोकल इश्यूज हो, दोनों से हम भटक चुके हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जो पार्टी स्ट्रांग है ग्राउंड पे, जैसे जेडीएस कुछ जिलों में जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पे प्रभाव है, उनमें चुपचाप वो काम करेगी, और वो बस उसका फोकस पूरा कर्नाटक इलेक्शंस नहीं होगा, पूरे कर्नाटक की विधानसभा नहीं होंगी। वो अपने 17-18% के बीच में रहते हैं, उसमें खुश है वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं वहां से लेकर के आया तो कल मैं डिप्यूटी सीएम के लिए नेगोशिएट कर सकता हूँ, कल मैं इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज के लिए नेगोशिएट करता हूँ, और एक अस्ट्यूट पॉलिटिकल माइंड। बीजेपी को जानती है क्या? बीजेपी कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री मान लेगी, जैसे कांग्रेस ने पिछली बार मान लिया था छोटी पार्टी को? मुख्यमंत्री मानना नहीं मानना अलग बात है, लेकिन जब नेगोशिएटिंग चिप पे बात आती है तो हमने बीजेपी को बहुत टफ नेगोशिएशन देखे हैं हमने। मुख्यमंत्री, खैर मैं एक चीज जो गौर कर लेकिन रहा था, एक चीज प्रवीण जी, कर्नाटक की जहां तक बात है, बहुत बड़े बड़े लीडर सेंटर में हैं आपके, तो कर्नाटक को लेकर के ये बहुत जो महाराष्ट्र वाली बात है, एकनाथ शिंदे को बना देना, प्रहलाद जोशी का नाम भी अभी चल गया था जम के, तो उन्होंने सफाई भी दे दी कि नहीं भाई मैं जहाँ काम कर रहा हूँ। पार्टियों में, बीजेपी कांग्रेस में, कर्नाटक की मैंने दिल्ली में अच्छी खासी, मैंने एक चीज गौर की, क्योंकि अब आप थोड़ा अंतिम दौर में भी जा रहे होंगे चर्चा के इसके, मैंने एक चीज गौर की, भाई देखो कांग्रेस ने तो कभी बजरंग बली का नाम लिया नहीं या बजरंग बली के खिलाफ कुछ बोला नहीं, लेकिन माहौल बना। और अभी देखिए आप चर्चा में भी कि अभी जैसे शुभरास्ता जी ने भी कहा बड़ी कि मैं अगर कंजर्वेटिव सोच के साथ, हम सब बजरंग बली भक्त हैं, मैं भी हनुमान भक्त हूं, हम सभी भक्त हैं, हाँ बजरंग बली पर कुछ कहा हो तो क्या जैसे कि बजरंग बली की जय या हनुमान मंदिर बनवाएंगे कहकर कांग्रेस इस स्पष्टीकरण को रख पाएगी कि हमने बजरंग दल के बारे में ये बोलना अपने आप में कांग्रेस की थोड़ी परेशानी बढ़ाने वाला है। ये बोलने की जरूरत पड़ना ही अपने आप में बताता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं खींचकर ले आई कांग्रेस को, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस मुद्दे भर से और अभी तक जितने भी प्रयास कर रहे हैं वो डी शिव कुमार, आप भारत जोड़ो यात्रा पर बात हुई, सबसे ज्यादा 18 दिन का समय कर्नाटक में दिया गया है, उसको लेकर के अभी अचानक से ये होगा कि बजरंग दल पर बैन लगाने की बात बजरंग बली के अपमान से जुड़ी हुई है, ये बात बीजेपी जचा देगी कर्नाटक की जनता को, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा, चाहे जितना भी नैरेटिव से। जेडीएस कहाँ है? असली सवाल जो जिसके बहुत बढ़िया मैं चाहता था, बल्कि इनफैक्ट बजरंग बली वाली चर्चा में जेडीएस को लाना चाहता था कि जेडीएस ने शुरुआत से जो कुछ किया, आपको क्या लगता है कि जेडीएस जो है वो हार मान के बैठी हुई है, चुपचाप बैठी हुई है? वो वोकालिंगा का उनका जो बेल्ट है, जिसके बारे में सारा का सारा अभी बता दे, कुमार स्वामी जो है उनके बड़े नेता देवेगौड़ा साहब हुआ करते थे, अब तो खैर कुमार स्वामी देवेगौड़ा साहब कैंपेन कर रहे हैं भाई, बाकायदा रथ निकाल रहे हैं, चेहरा कुमार स्वामी है, ये सभी जानते हैं। और यहाँ पर आप देखिए डी शिव कुमार जो है वो भी वोकालिंगा के बड़े चेहरे हैं, जगदीश शेट्टार का आना लिंगायत, तो ये सारे समीकरण जो कांग्रेस ने अभी तक साधे हैं वो बजरंग दल पर बैन लगाने और प्रधानमंत्री मोदी के बजरंग बली की जय बोलने से शॉर्ट। प्रवीण, जेडीएस कहाँ जाएगी? कांग्रेस की भाजपा? अरे जेडीएस कहीं नहीं जाएगी, जेडीएस के पास कौन आएगा? जिसको भी जरूरत होगी, जिसको भी पहले बीजेपी आना चाहेगी। बीजेपी जो कह रही करप्ट पार्टी है। मैंने कभी आपके शो में नंबर नहीं रखे, हाँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि जेडीएस की जरूरत जो है वो किसी भी एक पार्टी को पड़ेगी। मुझे लगता है ऐसा कि जो भी पार्टी आएगी सत्ता में वो कन्विंसिंग बहुमत के साथ में आएगी। तो जेडीएस का क्या रोल है? जेडीएस कहाँ जाने वाला है, किसके साथ जाएगा? जेडीएस किसके साथ नहीं जाएगा, कौन जेडीएस के पास जाता है इंपॉर्टेंट है। वो अपने 23-25 लेके बैठेगा, उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। अभी करीब सामने दिखने लगा है। ऐसा आप कह रहे हैं? ऐसा मैं कह रहा हूँ। 15 दिन के बाद आपने स्टैंड बदला? नहीं, मैंने कहा, तब भी कहा था, तब मैंने ये भी कहा था कि कांग्रेस हारने की पीएचडी कर चुकी है, और उन्होंने मेरे को जस्टिफाई किया। मैंने जो कहा वो सही करा उन्होंने। अब उसके बाद जेडीएस के पास दो ऑप्शन है। कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री भी बना चुकी है, लेकिन पिछली बार सबसे ज्यादा तकलीफ
यदि किसी ने दी होगी तो कांग्रेस ने ही दी जेडीएस को। उसको स्टेबल चीफ मिनिस्टर नहीं रहने दिया। सीताराम भैया वाज द मेन प्लेयर हु गॉट द गवर्नमेंट डाउन। अब बीजेपी के साथ यदि जाती है तो कम से कम 5 साल की एक स्टेबिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप मिलेगी। उनके जो बड़े भाई है जिनका बेटा केंद्र एक ही लोकसभा है उनकी, तो वो वहां पे राज्य मंत्री भी बनेगा, तो डबल इंजन की सरकार होगी, डबल जगह अकोमोडेशन होगा और कम से कम 5 साल सरकार चलने की एक गारंटी होगी। ये क्या मतलब है कि आप मुख्यमंत्री बनो, पार्टनर मिल जाएगा साउथ में। आप मुख्यमंत्री बनो और मुख्यमंत्री बनने से रोज लड़ो और 3 महीने बाद आपकी सरकार गिर तो जाए। बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी का कुमारस्वामी उप मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री कौन? ये तो दिल्ली तय करेगी। मुंबई साहब रहेंगे वो नहीं, मुंबई साहब मुझे मुश्किल लगता है। पूरी सरकार वगैरह मुख्यमंत्री सब तय। नहीं तो बताइए ना नाम। नहीं, ये तो पता है मुख्यमंत्री कौन होगा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होगा, किसी को पता था? एकनाथ शिंदे को पता था? नहीं पता। सबसे पहले हाँ, नहीं पहले तो हमने तो इसके पहले भी चलाई थी कि मराठा होगा। अच्छा चलिए मैं आपका काम आसान करता हाँ। हूँ। लिंगायत ही होगा मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का बना, ऑब्वियसली। कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी आती है तो लिंगायत से इस बार पिन छुड़ा भी लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लिंगायत को अच्छे पोर्टफोलियो देंगे, लिंगायत को खुश रखने के लिए। देखो येदियुरप्पा अच्छा को जैसे हरियाणा में क्या अभी खट्टर आपने साहब को कहा बना कि दिया, शिव कुमार वोकालिका जाटों को है। नहीं बनाया। वोकालिका का सबसे बड़ा नेता देवगौड़ा ही है, चाहे आप कितने भी नेता पैदा करो बिल्कुल, वहां पे। एच डी पाटिल भी है कांग्रेस में, वो भी लिंगायत है। कांग्रेस में लिंगायत की बहुत बड़ी फौज है, लेकिन लिंगायत बोलते से ही येदियुरप्पा आता है, मराठा बोलते से ही शरद पवार आता है, यादव बोलते से ही मुलायम सिंह आता है। तो ऐसे कई यादव होंगे, वो हर यादव मुलायम सिंह नहीं हो सकता। वैसा हर वोकालिका वो ये नहीं कर सकता, अपना वोट पे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो शेट्टार भी लिंगायत है, लेकिन शेट्टार लिंगायत है, लेकिन उसके हमेशा उसके शाडो में रहे हैं येदियुरप्पा के, और येदियुरप्पा ने निपटाया भी है उनको एक बार। शिवम कुछ बोलना चाह रहा है। शिवम, जेडीएस। देखिए प्रधानमंत्री जी देवेगौड़ा साहब का बड़ा सम्मान करते हैं, हाँ हाँ, है ना? वो तो आपने लगातार देखा है। राज्यसभा साथ में है हाँ। बिकॉज ऑफ हिम। और आगे की कुर्सी भी दे रहे भाई, सबसे आगे बिठाया। पोस्ट पोल मैनेजमेंट में बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है, ये भी आप जानते हैं, इस देश ने देखा है लगातार। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसे भी आता है जैसा अभी कहा जा रहा है और चीफ मिनिस्टर तक डिसाइड हो गए हैं, तो ये तो बदलाव बड़ा सुखद है कि जहां बीजेपी को कहीं बात नहीं हो रही थी वहां तमाम तरह की चीजें डिस्कस हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जेडीएस एक डिसाइडिंग फैक्टर में तो है। अब पहले जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था तमाम रिपोर्ट्स को देख के कि भाई कांग्रेस बहुत ज्यादा सुपरसीड कर रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एक तरफा मेजॉरिटी आ जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन आज ऐसा है। और जहां तक ये बात है, बिल्कुल सही बात है, लोकल इश्यूज पे जहां पर भी क्षेत्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं हैं, वो जिस तरीके से वोटर्स को अट्रैक्ट करती है, उनका एक आधार तो लगातार है। और जेडीएस की बहुत सीटें ऐसी हैं जो लगातार उन्होंने कहीं ना कहीं बनाकर रखी है। कांग्रेस के साथ उनका पुराना एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। कुमारस्वामी की तमाम ऐसी बाइट्स हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस को मतलब क्या क्या नहीं कहा, वो रो दिए थे। एक मुझे लगता है बाइट वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि क्या हाल उनका हुआ। तो मुझे लगता है उसको तो नहीं करना चाहेंगे। एक और भी बात ये रही है कि लगातार कांग्रेस ने क्या किया कि उनकी जो नेशनल यूनिट है वो राज्यों के साथ सामंजस्य बिठाने में कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब कहना नहीं चाहिए बुरे साबित हुए हैं। आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में 2 ट्रिप लगातार चलते रहे, राजस्थान वाला भी दिल्ली उठ के आया, रिजॉल्व नहीं कर पाए। वो तो शुक्र मानिए कि अशोक गहलोत जी वहां पर थे, उन्होंने उनको मैनेज करके चीजों को बेहतर किया और सरकार 5 साल जो कि होने वाली है चला ली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो कोई भी कांग्रेस की जो नेशनल लीडरशिप है उसको उतना ज्यादा वेटेज देता नहीं है। उसको देखते हुए उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी के साथ जाया जाए तो जाहिर है 5 साल की एक स्टेबल सरकार है और एक बाय डिफॉल्ट बेनिफिट है कि अगर नेशनल गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप काम करें तो चीजें बेहतर होती है। जो मैं समझ पा रहा हूँ पूर्णिमा जी, आप ही से पूछ रहा हूँ मैं, शिवम की बातों से, भाव की बातों से, शुभ्रास्ता की बातों से, कि अगर ये हंग असेंबली भी हो जाती है 13 तारीख को तो बीजेपी के लिए प्लस है। जो बीजेपी लूज कर रही थी उसके लिए बहुत बड़ा गेन है कि उसने हंग असेंबली कर ली, क्योंकि पिछली बार बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस था। 104 सीटें थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 104 सीटें बीजेपी ने आज तक कभी नहीं पाई थी कर्नाटक में। तो क्या बीजेपी उसको रिपीट कर रही है 104 को? नहीं, मुझे ये नहीं लग रहा है। और दूसरा, इस हंग असेंबली में जेडीएस की सिचुएशन बहुत क्रूशल हो जाएगी। मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। जेडीएस के बारे में आपने पूछा कि वो किधर जाएगी। मुझे लगता है कि अगर हंग असेंबली होगी तो जेडीएस 2024 के हिसाब से अपना पाला तय करेगी। और अगर नेशनल लेवल पे हम देखें तो जेडीएस जरूर इस चीज को तौलेगी कि उसको नेशनल लेवल पे किसके साथ जाने में फायदा ज्यादा होगा, और वो उसके हिसाब से या तो कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ जाएगी। तो हमें अभी उस चीज का वेट करना होगा। किसके साथ फायदा होगा 2024 में जेडीएस को, आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है कि अगर वो नॉन बीजेपी कैंप पे रहेंगे तो जेडीएस
ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी नेशनल लेवल पर पे। वही बात है ना मैम कि उनका असली लड़ाई तो उनके अपने 4-5 जिलों में कांग्रेस से होती है। अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं नहीं, तो क्या- गठबंधन नहीं होगा, ये पोस्ट पोल सारा अरेंजमेंट होता है, पोस्ट पोल की अंडरस्टैंडिंग होती है, गठबंधन तो आगे की बात है। लेकिन अभी अगर हंग असेंबली आएगी तो वो 24 के ध्यान को रखते हुए ही अपना डिसाइड करेंगे कि हमें किस साइड के साथ ज्यादा फायदा होगा, जो कि बीजेपी के साथ फिलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे हो सकता है उनको कांग्रेस से नुकसान ज्यादा हो, बट नेशनल लेवल पे उनको कांग्रेस मतलब क्यों नॉन मोदी के साथ बीजेपी क्यों नहीं कैंप रहना चाहेंगे? इतना पॉपुलर है आज, हम लोगों ने कितनी बार बात की है यहाँ पे HD देवेगौड़ा कि मोदी की पॉपुलैरिटी का कोई सानी नहीं आज भी। वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन नॉन बीजेपी कैंप में HD देवेगौड़ा काफी कंफर्टेबल फील करते हैं, और ये हमने पिछले 2019 के चुनाव में भी देखा था। वो बहुत एक्टिव थे, बहुत चाह रहे थे कि एक नॉन बीजेपी ग्रुपिंग तैयार हो जी। जाए। स्टेटमेंट भी आया बीच में हाँ, कि मैं तो लेफ्ट के साथ, लेफ्ट जहाँ होगा वहां हम रहेंगे। हाँ, तो वो ऐसा उन्होंने आइडियोलॉजिकली बताया। उसमें वो लेकिन फिट नहीं होते अक्सर हैं। राजनेताओं के स्टेटमेंट हर रोज बदलते हैं। अक्सर देखा हमने, क्योंकि यदि उनको अपनी पार्टी इंटैक्ट रखनी है, पिछली बार भी उनकी पार्टी टूटी थी, हाँ। इंटैक्ट रखनी है तो सत्ता में रहना बहुत जरूरी है। और सत्ता, केंद्र की सत्ता में आएगी तो क्या शेयर मिलेगा आपको? आप अपने जितने भरोसे है, आप 4-5 सीटें लोकसभा के लाओगे, 5 सीटों पे आपको क्या वहां पे क्या मिलेगा? लेकिन यहां पे यदि डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप मिलती है तो कम से कम लोकसभा तक आप अपना कंसोलिडेट तो कर सकते हो, खर्चे तो कर सकते हो, आप अपने इंडिविजुअली एमपी चुनाव जितवा के लाते हो। और यदि फिर आगे आपको लगा कि बीजेपी के बगैर हम यूपीए में जाके सरकार बना सकते हैं और यूपीए का साथ देंगे, तो फिर कर्नाटक की भी सरकार गिर जाएगी, वो कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील, ये तो होते रहता है हमेशा। क्योंकि हम चेहरों की बात कर रहे हैं कर्नाटक को लेके। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज CSDS के पोल में, शिवराज साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल कि उन्होंने पॉपुलर चेहरा पूछा कि कौन होगा और किसी का नाम नहीं दिया, तो ज्यादातर लोगों ने सिद्धारमैया का नाम लिया, जो कि अपने आप में क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं थे किसी के। और सिद्धारमैया बॉम्बे जो सिटिंग सीएम है उनसे अधिक पॉपुलर निकले, और करीब 17-18% का अंतर है दोनों की पॉपुलैरिटी में। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, इसलिए 22% का डिफरेंस है। हाँ, 22% का तो मैं ये डिफरेंस है। पूछना चाह रहा हूँ कि अगर सिद्धारमैया इतने पॉपुलर हैं तो फिर बीजेपी की सरकार कैसे बन रही है? क्योंकि तो कैंपेन कर ही रहे, चुनाव लड़ ही रहे सिद्धारमैया। क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सर्वे में, वो सापेक्षिक पूछे जाते हैं। ये बुमई जी, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस लेके जाते हैं तो क्वेश्चन ये होता है कि आप सीएम का चेहरा किसको देखना चाहते, सीएम किसको देखना चाहते हो। 4 ऑप्शंस होते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं थे, यही तो मैं कह रहा हूँ। उस सर्वे को बार बार उन्होंने यही कह के बेचा गया, संजय कुमार CSDS वाले ने, जी जी। कि हमने ऑप्शन दिया ही नहीं थे पब्लिक से। वो आपकी मेमोरी में किसका नाम आता है, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? तो लेकिन अभी जो करंट जो सिचुएशन है कि बुमई जी के पहले लोगों ने सिद्धारमैया को ही देखा है। हाँ, तो मैं जो भी कह रहा हूँ, बॉम्बे साहब 3.5 साल 3 साल जी। करीब रहकर भी उतने पॉपुलर नहीं हो पाए। पॉपुलर हो पाए नहीं हो पाए से ज्यादा है करप्शन केसेस कितने ज्यादा। और ये जो बात हुई, जो मैंने भी बात की थी कि म्युनिसिपल लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक का जो करप्शन है, उससे जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि उसके लिए सबसे बड़ा इशू ये है। और भारत की जनता, चाहे वो किसी प्रदेश की हम बात करें, करप्शन से अगर हम खार खा गए एक बार, तो फिर हम उस लीडर को बिल्कुल देखना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है ये स्थिति बनी है कर्नाटक में अभी जो करंट लीडरशिप है उसको लेकर के। इसी वजह से दिल्ली से भी जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग नेगोशिएशंस हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो या वो बीजेपी में हो, दोनों खेमों में बड़े इंटरेस्टिंग नेगोशिएशंस चल रहे हैं लीडरशिप को लेकर के। मैं जनता की तरफ से ये कह रही हूँ कि जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इमीडिएट जो आदमी सोचता है वो प्रेजेंट और पास्ट का ही कंपैरिजन कर पाता है, बाकी सारा कंपैरिजन शायद सामने नहीं रहता। ये मेरी एनालिसिस है, मैंने जिस तरीके के सर्वेज अभी किए हैं तो उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ इस बात को। लेकिन मेरा मूल प्रश्न जो पूरे चुनाव को लेकर के वो ये है कि कांग्रेस जो कि चुनाव बिल्कुल लगभग जीतने की स्थिति में थी, वो ये बात सही कह रहे हैं, वो PhD की हुई है उन्होंने चुनाव हारने पे, वो अलग बात है। लेकिन आप अपनी PhD थीसिस रिवाइज भी तो करते हैं जब आपको पता है कि सिचुएशंस बदल रही है। एक फेमस डायलॉग था हिंदी फिल्म का, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो क्या ये उल्टा है कि जीती जिताई बाजी को हारने वाले को कांग्रेस ही कहते हैं? भाऊ का वो था, उसको मैंने थोड़ा परिष्कृत करके करा था कि जीत कर हारने वाले को कांग्रेस कहते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ प्रवीण आपसे कि सिद्धारमैया सबसे पॉपुलर दिखते हैं सर्वे के दौरान, और लगभग हर सर्वे में सिद्धारमैया को नंबर 1 पे पसंद किया जा रहा है। क्या इस जमी जमाई जमीन को कांग्रेस इस वजह से हार रही है, बजरंगबली की वजह से? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने तो पहले भी इसका जवाब नहीं में ही दिया है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखिए हवा का रुख, हालांकि देखिए पर्सनल कनेक्शन भी होते हैं। अब आप लोग साउथ की फिल्मों से जो वाकिफ हैं वो काफी वाकिफ होंगे एक चेहरे से, शिव राजकुमार उनका नाम है। राजकुमार उनके पिताजी थे, वो सुपरस्टार थे।
तो ये बड़े बड़े सितारे भी हवा का रुख देखते हुए किसी के मंच पर खड़े होते हैं। राहुल गांधी के साथ जब शिवराज कुमार खड़े, हालांकि उनकी वो पुरानी बंगारप्पा की बेटी उनकी पत्नी है, वो सारी कहानी एक अलग है, लेकिन उनकी एक फिल्म है बजरंगी और बड़ी मशहूर है शिवराज कुमार की। तो अब ये बजरंग दल वाले इशू पर बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे कांग्रेस को, क्योंकि चेहरों की आप बात कर रहे हैं। तो ये बात मैंने क्यों कोट की है, आपने सिद्धारमैया का जिक्र किया। सिद्धारमैया कहीं वो चुनाव प्रचार में है, रख रखा है उनको, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चेहरा है। मैंने पहले भी कहा प्रियंका चेहरा है, राहुल गांधी चेहरा है, दो चेहरे उतारे। और लोकल स्तर पर बहुत आगे चेहरा जो दिखाई पड़ता है वो शिव कुमार का चेहरा दिखाई पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिव कुमार ने चेहरे के नाम पर लीड बना रखी है। अभी वो सर्वे जो है वो अपने तरीके से हैं, वो बहुत सारे तरीके होते हैं। हम भी जब किसी सर्वे के लिए जाते हैं तो हम जानते हैं कि सैंपल साइज क्या लिया है, किन लोगों के बीच जाकर आप बात कर रहे हो, उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं, किस समुदाय के हैं। और देखिए कर्नाटक तो पूरा समुदाय का खेल है। तो मैं तो खैर सर्वे और उसकी ओपिनियंस जो होती हैं उनका सम्मान पूरा करता हूं, लेकिन मैं उसको फाइनल नतीजा कभी नहीं मानता हूं, ना मानना चाहिए, क्योंकि वो आपको दूर दूर तक कई बार संकेत भी नहीं देते। हाँ, चकल्लस करने के लिए बढ़िया है तो सिद्धारमैया पे भी बात हो सकती है, पर सिद्धारमैया मेरी राय में कहीं भी चेहरा कांग्रेस की तरफ से नहीं रहे हैं। अभी भी उसका एक नाम है, यही वो सर्वे दिखाता है। लाइट नोट पे बोलूं तो लोग ये भी कहते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे ये भी कैंपेन चला था, वहां बजरंग दल के नारे लग रहे थे और यहाँ बजरंग पुनिया पीटे जा रहे थे। तो बजरंग आपने जब बजरंगी पिक्चर का जिक्र किया तो बजरंग तो कई है, कई जगह बजरंग ने रंग दिखाए हैं, लेकिन ये बजरंग बली का रंग क्या दिखेगा कर्नाटक में, ये तो अपने को 13 तारीख को समझ में आ जाएगा। शिवम, मैं तो अंत में ये कहना चाहूंगा कि जब बजरंग बली की इतनी बात हो ही रही है तो वही है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और आप देखिए कौन भूत है कौन पिशाच है, 13 तारीख को साफ साफ बताइए। अब जो बैन करने वाले हैं वही हैं। अब आप देखिए आज प्रधानमंत्री 24 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं, 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर हो रही है वहां पर। मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा अंततः कि जो ये बीजेपी का जो मशीनरी है, जो वर्कफोर्स है, इससे मैं ये नहीं कह रहा कोई कमजोर या ताकतवर अपनी जगह हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है दिल्ली के चुनाव में इस देश के गृह मंत्री को 100-125 लोगों को एड्रेस करते हैं। उस रैली में शायद कोई विधायक लेवल का भी अगर नेता होता तो उस भीड़ को देख के वापस चला जाता। जो चुनाव जीतने की जो विल इन लोगों के पास है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पूरे वर्कफोर्स के साथ जाते हैं और मतलब ताबड़तोड़ हार जीत क्या है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब लोकल इलेक्शंस हैं तो हैदराबाद पहुंच गए और पार्टी अध्यक्ष, और 17 करोड़ की पार्टी है, टू बी प्रिसाइज सबसे बड़ी पार्टी है देश में, सरकार में है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। सब चीजें छोड़कर जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं और मुद्दों की जहां तक बात आती है, देखिए ये कोई सोशल एक्टिविस्ट संगठन नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। आप मुद्दा दोगे तो मुद्दा बनेगा। आप अगर बजरंग बली पर बात करोगे तो प्रधानमंत्री उसको बात भी करेंगे, उस पर चीजों को लेंगे, और क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं भाई अंततः। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से वो इलेक्शंस लड़ते हैं, मैं अभी भी इस चीज को लेकर श्योर हूं। शुरुआत में जरूर कहीं ना कहीं चीजें डगमगा रही थी, लेकिन अब बेशक चाहे कांग्रेस फ्रंट पेज ऐड दे दे, लेकिन जितने मुद्दे उन्होंने शुरुआत में उठाए थे वो सब घूम घाम के बस वो अब क्लैरिफिकेशन देने में लगे हुए हैं। रोज के हम मंदिर बनाएंगे, बजरंग बली की जय, बीच में खड़गे जी वाला भी मामला लाए। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, कि ये भी कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए उसी को है कि चीजों कहीं ना कहीं चीजों को डिफ्लेक्ट करें, ये जो डिस्कशन हो रही है ये बदलें। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि नहीं, पर खड़गे जी वाला ऑडियो क्लिप है बॉस। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इट्स नॉट कि एलिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। जानते हैं, देखिए नहीं, इन्वेस्टिगेशन का मामला है पूरा। नेता इतने सीधे साधे हैं, आप सब जानते हैं कि मामला बदलने के लिए क्या क्या हो जाता है। आखिर में जनता तय करती है, ये बात मान लो। हाँ, obviously। वही मशीनरी, वही पन्ना प्रमुख, वही चेहरे हिमाचल में नहीं चले, दिल्ली में नहीं चले। अभी हिमाचल में भी जो नगर निगम के चुनाव हुए उसमें भी मोदी जी का नाम चला। बीजेपी वाले तो मोदी जी को ही बेच रहे थे, नहीं खरीदार मिला। ये समय समय पे राजा राज्य से होता है, फिर आप उसको कैसा चेंज करते हो, क्या चेंज करते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के चेहरे को कहां किस राज्य में बाय किया गया, नहीं, मैं कह रहा हूं उनकी मेहनत, हाँ, जो लोग करते हैं उसमें तो कोई काउंटर नहीं करेगा। 20% अगर बाय नहीं करते हैं और 80% कर लेते हैं तो ये तो विन विन सिचुएशन हो गई ना। अगर 10 राज्यों में प्रधानमंत्री ने चुनाव कैंपेन किया, इस देश ने 10 साल तक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, तो हर जगह ऐसा आदमी देखा जो इतना राजनीतिक है, ओनली राजनीतिक तो ऐसा डिफरेंस देखा है इस जनरेशन ने। प्रधानमंत्री ऐसा, देखिए प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, मेरा मानना है। बिल्कुल, अगर मुझे अपनी काम करता हुआ दिखता भी है, थॉट प्रोसेस को देश में अप्लाई करना है,
या देश को उस हिसाब से चलाना है, तो मुझे चुनाव जीतना पड़ेगा। और चुनाव नरेंद्र जीतने के मोदी लिए जी कोई की नहीं, काबिलियत पर, उनकी चुनाव मेहनत जीतना पर ही कहीं नहीं किसी पड़ेगा, को चुनाव जीतना नहीं पड़ेगा, मैं उसके आगे जाता हूं, मुझे सरकार बनानी होगी। चाहे चुनाव हारे या चाहे चुनाव जीते, सरकार बनानी होगी। और यही चल रहा है। बार बार ऑपरेशन लोटस पे मैंने आते हैं आप। ऑपरेशन लोटस इस पे आता हूँ कि गोवा में 12 मैं- मंत्री है, मैं माफी चाह रहा हूँ। बीजेपी की है, हम बाकी बार-बार- कांग्रेस की है। हम बार बार चर्चा कर, मैं तो सच बताऊं, मेघालय- सुनो, बहुत दिलचस्प दौर है हिंदुस्तान की राजनीति में, क्योंकि 24 के चुनाव को लेकर भले ही 12 महीने बाकी रह गए, अगले बार मई के महीने में चुनाव चल रहा होगा आज की डेट में आसपास, या चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे, हम लोग लगभग इतने ही दूर रह गए। तो ऐसे में जो भी कुछ महाराष्ट्र में होगा या शरद पवार की राजनीतिक परिवार में होता है, उस पर अमर उजाला की नज़र रहेगी। हमारा ये शो देखने के लिए अपने फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा और बताते रहिएगा आप किस तरह के टॉपिक्स पे चर्चा करना चाहते हैं, ताकि हम उनको भी इंक्लूड करते रहें, उस तरह के एक्सपर्ट को भी आपके सामने लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया इसको देखने के लिए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।